हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी आप क्लासेस ले रहे थे और उसके साथ पांडे सर बहुत अच्छा मोटिवेट भी आप लोग को कर रहे थे कि आपको जो सपने दिन में नहीं देखने ना, खुली आंखों से सपने नहीं देखने हैं, डे ड्रीम्स में विश्वास नहीं करना है। कलाम साहब कहते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो बहुत खूबसूरत बात सर ने कही, और निश्चित रूप से अपने सपनों को पानी दीजिए। उन सपनों को, जिन सपनों को आपने ज़िंदगी बनाया है, जिनके दम पे आप पूरा जीवन जीना चाहते हैं, जो आपकी पहचान बनेगी। ऐसे ही एक सपना आपका शायद रहा हो यूपी ट्रिपल एस सी जेई क्वालिफाई करने का, और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमने आपके सपने को अपना सपना बना लिया है। और हम कोशिश करेंगे कि हम आप और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं यथासंभव, उसे हम करें, और हम कर भी रहे हैं जहाँ तक हमसे हो पा रहा है। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं उपस्थित हो गया हूं, तो मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा 3 से 4, और उसके बाद में बात करूंगा थर्मोडायनामिक्स के बारे में। एक बार सब लोग शेयर कर दें आपस में, ताकि हम लोग इस क्लासेस को शुरू कर पाएं। क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, एक बार सब लोग बता दीजिए कि ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। फ्लूइड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए, या फिर यूपी आर्विनल के लिए, जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे आज। ठीक है। आ गए हैं सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ सबको मिल रही है ना? बताएं भाई, एक बार सब लोग बता दें। ऑडिबल हूँ मैं? आवाज़ आ रही है सबको? चलिए, जितने भी लोग आ गए हैं, जो लोग बाकी हैं वो आते रहेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग समीक्षा, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। एक बार सब लोग शेयर कर दो ताकि सारे लोग आ पाएँ। जो लोग छूट गए हैं, नहीं आ पाए हैं, उनको भी बुला लो सब लोग। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करा जाए। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दो कि हम लोग क्लास अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, पढ़िए। ईएस का क्वेश्चन है, तो ईएस के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सवाल कह क्या रहा है आपसे। इसका सवाल है बेटा, ईएससी का सवाल है। तो पूरा सवाल को ध्यान से पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में तभी आएगा जब आप ढंग से पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन से एक बार पूरी तरह से हट जा रहा हूं, ताकि आप ध्यान से पढ़ पाएं, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाएं। चलो,
सवाल को ध्यान से पढ़िए, पूरा सवाल ध्यान से पढ़िए। किसके बारे में है? पाथ लाइन के बारे में आपसे कुछ कहा जा रहा है। पाथ लाइन के बारे में आपसे कुछ कहा जा रहा है। पाथ लाइन के बारे में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बताइए भाई, ध्यान से पढ़ के बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट का डी पार्ट, डी का मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अच्छा, एक आंसर आ गया है डी पार्ट। वेरी नाइस सर, यू आर ग्रेट इन द वर्ड। थैंक यू विजय, थैंक यू। सवाल लगाइए खुशबू बंसला, खुशबू लगाइए सवाल, क्या आंसर आएगा इसका? डी। कुछ लोग डी कह रहे हैं, विचार करिए। द पाथ लाइन, ये लाइज नहीं बल्कि लाइन है। द पाथ लाइन इज अ लाइन ट्रेस्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल ओवर अ टाइम इंटरवल। पाथ लाइन क्या है? पहले में कहा जा रहा है कि यहां पर है, फिर यहां पे पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है ना, पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं लग रही है ना। दूसरे स्टेटमेंट पे बात करते हैं। द पाथ लाइन शोज द पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल एट सक्सेसिव टाइम इंस्टेंट। सही बात है, पाथ लाइन ना क्या करता है, पाथ लाइन जानते हो क्या होता है बच्चों? पाथ लाइन जो है, जैसे हम लोग फोटो नहीं खींचते हैं, जैसे हम कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं ना, पाथ लाइन कुछ इसी तरह का होता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरी फोटो खींचना स्टार्ट करो तो मेरी फोटो कैसे आएगी? एक फोटो मेरी ऐसे आएगी, एक ऐसे आएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी। तो हर एक मोमेंट पर, हर एक टाइम इंटरवल पर एक मोमेंट कैप्चर होता है पाथ लाइन में। तो यही बात कही जा रही है ना कि पाथ लाइन शोज द पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल ऑफ सक्सेसिव टाइम इंस्टेंट, यानी टाइम बदलता जाएगा बट द पार्टिकल इज सेम। चलिए बताइएगा, क्या मैं दिख रहा हूं क्या आप लोगों को? क्या मेरी आवाज और मेरी शक्ल दोनों दिखाई पड़ रही है? सही हो गया इंजीनियर विकास चौधरी। अगर मैं दिख रहा हूं और मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार कमेंट करके सब लोग बताएं। नेटवर्क की समस्या आ गई थी, इंटरनेट ध्वस्त हो चुका था, बिजली चली गई थी, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ गई थी। ठीक है ना सर, नेटवर्क इशू, हाँ नेटवर्क इशू था, आपके साइड नहीं हमारे यहाँ इशू हो गया था। नाउ ओके, नाउ ओके। चलिए चलिए चलिए, समस्या आ गई, कोई बात नहीं, समस्याएं छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं बड़े बड़े क्लासेस में, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। तकनीक का यही तो है ना, तकनीक जो है वो जितना फायदा पहुंचाता है उतना ही कई बार नुकसान भी देता है। हाँ देख रहे हैं आप लोग ना, हम लोग स्टार्ट करें क्लास, प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करा जाए। चलिए भैया, कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन पे आए, हालांकि बड़ा मनहूस क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन को लगाते समय ही आंसर लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में इतनी समस्याएं आई हैं तो जरूर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ तो बात है, इसने इंटरनेट को ध्वस्त कर दिया, ठीक है, कुछ तो बात इसमें है। आइए इस कठिनतम प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ये वो प्रश्न है जिसपे इंटरनेट की स्पीड गायब हो गई थी। चलिए लगाइए, कठिन सवालों को तो जरूर लगाना चाहिए, ये सवाल वैसे भी आपको हमेशा याद रहेगा कि ये सवाल लगाते समय ही सर जी की जो है इंटरनेट का स्पीड चला गया था। पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो एकदम सही है, यही मैं समझा रहा था,
यही मैं आपको समझा रहा था ना कि पाथ लाइन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। पाथ लाइन जो होता है वो जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं ना, उस तरह से होता है कि अलग एक ही व्यक्ति है, एक ही पार्टिकल है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोटो आएगी। बात समझ में आया ना? तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे बात करते हैं। अ पाथ लाइन शोज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। देखो इंस्टेंटेनियस पोजीशन तो नहीं शो करता, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ये भी गलत बात है। कॉमन पॉइंट नहीं, किसी एक पॉइंट से पास नहीं होता। पाथ लाइन में पार्टिकल यहां रहेगा, फिर पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, 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 फिर पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। कॉमन पॉइंट वाला ये जो लिखा हुआ है ये तो स्ट्रीक लाइन के बारे में लिखा हुआ है, एट सम प्रीवियस टाइम इंस्टेंट। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत है, तो पहला और तीसरा ये गलत हो गया, ये बी इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? क्या इसका आंसर बी होना चाहिए? अगर सब लोग सहमत हो एक बार सब लोग फिर से थम्स अप कर दें, मैं ताकि समझ पाऊं कि आप लोग फिर से कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, समीक्षा आपका आंसर सही था, दीपक केसरी का भी आंसर सही था, सतीश पटेल भी सही आंसर दे रहे हैं। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दें, क्योंकि चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई थी, और एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे सूचित कर दें कि अब चीज़ें सही हो गई हैं और आप लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। जल्दी से एक बार बताओ सब लोग भाई। सबको मेरी आवाज़ भी आ रही है, ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है ना? हाँ, सबको सबको आ गया, मोहित भी आ गया। मोहित नहीं था इसीलिए दिक्कत आई है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अभी मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान आया। एक क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही डिस्कस कर दे रहा हूँ आपसे, जरा आप लोग लगा के बताइएगा। एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मुझे अभी कहीं दिख गया था सुबह, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो बच्चों को लगवाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, फिर हम आते हैं उस पर। मैनोमीटर का क्वेश्चन है, बात समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि प्रेशर जो है, प्रेशर की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग यूनिट में। प्रेशर की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग यूनिट में। क्या वैल्यूज दी हुई हैं? 150 किलो पास्कल एक है 1800 मिली बार। देखो जरा, पहला वैल्यू है 150 किलो पास्कल, दूसरी वैल्यू है 1800 मिली बार। जरा ये सवाल लगाइएगा आप लोग, इसको चाहे ABCD ना करके ना इसको 1 2 कर दो, 1 2। एक क्वेश्चन ये मैंने देखा अभी किसी बुक में दिया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएगा। तीसरा है 20 मीटर ऑफ वाटर, तीसरा है 20 मीटर ऑफ वाटर, और एक और दिया हुआ था, क्या दिया है? 1240 mm ऑफ मरकरी, 1240 mm ऑफ मरकरी। ये चार ना ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेशर की चार अलग अलग वैल्यूज हैं। प्रेशर की 5 बातें बताने से पहले ही इंटरनेट ध्वस्त हो गया। 5 बातें बताएं तो कुछ कहीं शहर में आग वाग ना लग जाए। चलो पहले इसको ध्यान दो, 5 बातें टलती ही चली जा रही हैं। ये क्वेश्चन है, चार अलग अलग वैल्यूज प्रेशर की मापी गई हैं 4 अलग अलग स्थानों पर, और चारों की यूनिट भी अलग अलग है, चारों की यूनिट भी अलग अलग है। इसको ना हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। बताओ इसे हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई ऑर्डर ले लो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही ले लो। तो इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पुट करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखिए। कर लेंगे सवाल को? सवाल समझ में आया कि नहीं आप लोग को? आप लोग को सवाल समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि ये 4 प्रेशर की वैल्यूज हैं, 4 अलग अलग स्थानों पर नापी गई हैं, 4 अलग अलग यूनिट्स में नापी गई हैं। यूनिट्स देख रहे हैं, देखिए यूनिट्स कहाँ कहाँ है। एक देखो किलो पास्कल यूनिट है, दूसरा मिली बार है, तो तीसरा है 20 mm ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर, और चौथा है mm ऑफ मरकरी। बच्चों सवाल सबके समझ में आ गया हो तो एक बार जरा ना मेरे को बता दो थम्स अप करके, हाँ सवाल समझ में आ गया गुरुजी, अब लगाने जा रहे हैं हम लोग। और ये वैल्यूज क्या सारी बराबर हैं? क्या वैल्यूज अलग अलग हैं?
अगर अलग अलग है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसको ना आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन है 3, डिक्रीजिंग करना है तो 3 4 3 4 2 1। बी ऑप्शन रख देता हूं, सी रख देता हूं, डी ऑप्शन। सवाल लगा जरा बताओ, अच्छा सवाल है, कोई अच्छा सवाल ना मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है? कोई भी अच्छा सवाल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बताइए, ए बी सी डी, ये तुम लोग खुद से लगाओ, इसमें ना मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। अरे मैं क्या सिखाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। प्रेशर के यूनिट्स मैंने सिखाए हैं आपको, यूनिट कन्वर्जन करना है। जस्ट करना क्या है पता है, करना क्या है? करना ये है कि इन सारे यूनिट्स को चेंज करना है, चेंज करके एक ही में लाना है। सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करके एक जगह लाना है, एक जगह ला के फिर चेक कर लोगे कौन ज्यादा है कौन कम है। बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? सारे यूनिट्स को एक में लाना है। जैसे पहले से स्टार्ट करो, पहले से स्टार्ट करो। अगर 150 किलो पास्कल, बताओ पहला क्या है? 150 किलो पास्कल बराबर क्या हो जाएगा? 150 गुणित्ते 10 के घाते 3 पास्कल। और पास्कल इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं? पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 150 गुणित्ते 10 के घाते 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सभी को आप क्या करो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सबको चेंज करो, सबको चेंज करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तुम लोग तुरंत चालू, तुम लोग शुरू हो गए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। हम कहाँ पार्ट पार्ट पूछ रहे हैं? तुरंत तुरंत गड़बड़ करना शुरू कर दिए। जो तुम लोग बता रहे हो आंसर ना एकदम गलत है। सी तो आएगा ही नहीं। बोलो, अभी तक केवल एक बच्चे का आंसर सही है बस। वो बच्चा कौन है अभी नहीं बता रहा हूं मैं, कौन सा बच्चा है वो। दूसरा लगाओ, 1800 मिली बार, 1800 मिली बार। सवाल पहले लगाया करो बेटा, इतना जल्दी में आप लोग हो, इतनी जल्दी में आप हो। अभी हम एग्जाम हॉल में थोड़े ना हैं, अभी हम एग्जाम हॉल में थोड़े ना, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। बोलो, तो कितना हो जाएगा? 1800 गुणित्ते 10 के घाते -3 बार हो जाएगा। बोलो यार, और बार को फिर इसमें चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 गुणित्ते 10 के घाते -3 गुणित्ते 10 के घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब बातें तुम लोग समझते हो या फिर रट लेते हो? जो मैं लिखता हूं वही छाप लेते हो? बोलो यार, ये कितना हो जाएगा? इसको चेंज करोगे तो हो जाएगा 180 गुणित्ते 10 के घाते 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सबको एक ही यूनिट में चेंज कर रहा हूं। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना। इसी तरह से हमें तीसरा करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा 20 है, 20 मीटर है, 20 mm है, 20 मीटर ऑफ वाटर। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आते हैं यार। रो जी एच हो जाएगा, रो जी इंटू एच। रो की वैल्यू हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू 9.81 और एच की वैल्यू 20 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा बताओ? 20 मीटर ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? अच्छा सवाल लगवाता हूं, तुम लोग भागने लगते हो, अरे गुरुजी ये तो बहुत कठिन हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कितना वैल्यू आएगी बताओ? 196.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है क्या? बोलो। इसी तरह से ना चौथा भी चेंज करना पड़ेगा, चौथा भी चेंज करना पड़ेगा। चौथा कितना है बताओ? चौथा है ये 1240 mm ऑफ मरकरी। तो कितना हो जाएगा? 1240 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज करते समय रो जी एच, रो जी एच, रो है 13600, जी है 9.81 और एच कितना है? 1240। लेकिन 1240 mm दिया है तो बटे 1000 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। मुझे कोई बताएगा वैल्यू कितनी आएगी? कोई बताए जरा वैल्यू कितनी आएगी?
हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको भी निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के चेक करिए कितनी आएगी। बोलो भाई। मुझे लगता है इसकी वैल्यू 165.4 गुणित्ते 10 के घाते 3 आएगी। दीज आर द फोर वैल्यूज। एक वैल्यू ये है, ये है, ये है। चार वैल्यूज को आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना हो, कोई ऑर्डर लगाना हो, लगा नहीं लोगे। अच्छा सवाल है या नहीं, समझ में आया या नहीं। जब सवाल एग्जाम में आएगा ना तो सबको ब्लैंक हो जाएगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। ईएस में गेट में क्वेश्चन आया था ये, और उसके बाद बहुत सारे एई में, जेई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। बोलो। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, 3 नंबर। 3 के बाद फिर क्या मिल रहा है, 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। तो 3, 2, 4, 1 ये होना चाहिए। बोलो। 3, 2, 4, 1 क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर होना चाहिए 3, 2, 4, 1। देखा, 3, 2, 4, 1 किसी ने बताया नहीं था बी पार्ट, और सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने, और चालू हो गए ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। इसमें तुम लोग कितना मजा आता है ना ये सब करने में, ए पार्ट, बी पार्ट। सवाल समझे बच्चा लोग कि नहीं समझे। हाँ, गजब क्वेश्चन है, गजब सही में। पहली बार ना कोई गेट का एस्पिरेंट भी देखेगा ना तो एक बार ब्लैंक हो जाएगा कि क्या है ये, कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया ना। ये थोड़े सोचे गए थे कि ये कन्वर्जन कराएगा। लेकिन मैं अपनी क्लासेस में कम से कम जो लोग मेरे से पढ़े हैं, मैं अपनी क्लास में 20 बार तो बोलता भी हूँ, 25 बार साल भर में, कि यूनिट कन्वर्जन सीख लो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है तो। किलो पास्कल में, केजीएफ में, पास्कल में, मिली बार में ये सब आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है ना। सबने लगा लिया, एक बार सब लोग थम्सअप करके बताओ, सबने लगा लिया हो तो। अगर सबने लगा लिया है थम्सअप करके बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, सब लोग बता दो थम्सअप करके ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर तो इंटरनेट नहीं चला गया, नहीं गया ना, अभी है, सबका थम्सअप आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो ये सवाल लगाओ, एक बढ़िया क्वेश्चन के बाद एक हल्का क्वेश्चन, सस्ता क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। लगाओ कितना इसका आंसर है, फटाफट बताओ इसका कितना आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट होता है आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अरे बाप रे। जब आइलर्स इक्वेशन तुम लोग पढ़ते हो ना, जब जब आप आइलर्स इक्वेशन पढ़ते हो तब तक दिमाग में क्या आता है, भैया आइलर्स इक्वेशन लिखा है तो किसकी बात आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात आएगी। किसकी बात आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात आएगी। और फिर समस्या कहाँ होती है, समस्या यहाँ होती है कि हर जगह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिखा है। और तुम लोग इतने तेजी में रहते हो, इतने जल्दी में रहते हो ना, इतने जल्दी में रहते हो, मेरे छात्र जो है उतने जल्दी में रहते हैं कि वो पहले एक ठो देखे और उसके बाद कोई टिक मार के चल दिए। पूरा पढ़ना नहीं चाहते, समय ही नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन करके निकलना है, जल्दी से एग्जाम हॉल से निकलना है, जल्दी से पता नहीं कहाँ पहुंचना है। किस जल्दी में तुम लोग हो, पूरा पढ़ते ही नहीं हो। पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। ये आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, किसके लिए होता है, इनकम्प्रेसिबल के लिए होता है। बोलो, कंप्रेसिबल के लिए होता है, रियल के लिए होता है, इनविसिड के लिए होता है, किसके लिए होता है। टू का आंसर क्या होगा, बोलो, जवाब देके बताओ, टू का क्या आंसर होना चाहिए। फिर बफरिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है।
क्या इसका आंसर होगा भाई, बताइए। आज नेटवर्क का इशू बार बार आ रहा है, इसलिए क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास जो है ना वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज। करेक्ट आंसर बी है, हाँ बी आंसर आया ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 3 को मिलाइए। मैं स्क्रीन से हट जाऊं क्या, साफ साफ नहीं दिख रहा है। पिटॉट ट्यूब लिखा है, माइक्रो मैनोमीटर लिखा है, पाइप बेंडमीटर लिखा है, वाल प्रेशर टैप लिखा है। इधर फ्लो स्टैटिक है, रेट ऑफ फ्लो है, डिफरेंशियल प्रेशर है और फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर है। चारों को आपस में मैच कराना है, मैच करा के बताइए क्या आंसर इसका होगा। हाँ दीपक, वेरी गुड। वाई सी इज प्रीफर्ड, दीपक बताओ, वाई बी इज नॉट प्रीफर्ड। बी को भी प्रीफर कर सकते हैं, सी को ही प्रीफर क्यों कर रहे हैं बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर से आएंगे, अभी 3 करो जरा। एक तो डिस्कशन ना, जैसे मैंने डिस्कशन शुरू करो वैसे नेटवर्क ही खराब हो जा रहा है। आज थोड़ी समस्या है नेटवर्क में। तुम लोग के घर पे भी है समस्या कि नहीं है? हाँ, आज नेटवर्क की दिक्कत ही है, आज खराब नेटवर्क डे है। ठीक है ना, आज सारे मोबाइलों में नेटवर्क खराब चल रहा है। कोई बात नहीं, 3 कर लीजिए जरा। 3 का आंसर कोई बताएगा, बोलो भैया। 3 का बी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का मतलब है कि ये वाला, देखते हैं जरा। देखो ए किससे मिलेगा, आइए मिलाते हैं। ए किससे मिलेगा, ए पिटाट ट्यूब है तो निश्चित रूप से स्टैग्नेशन प्रेशर से मिलेगा, तो ए तो मिलेगा 4 से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी किससे मिलेगा, आइए देखते हैं बी किससे मिलेगा। बी मिलेगा माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर का मतलब क्या नापेगा, प्रेशर, और प्रेशर में भी क्या नापेगा, डिफरेंशियल प्रेशर, तो बी मिल जाएगा 3 से। सी किससे मिलेगा, पाइप बेंड मीटर। पाइप बेंड मीटर क्या नापेगा, जिसको बेंड मीटर भी कहते हैं हम लोग, ये नापेगा आपका रेट ऑफ फ्लो। और डी किससे मिलेगा, डी, डी क्या है, वाल प्रेशर टैप। अब कौन सा बचा, 3 हो गया, ये पहला बचा फ्लो स्टैटिक। 3 4 2 1, सही आंसर है, बी सही है। बैड नेटवर्क डे, टुडे इज बैड नेटवर्क डे। एग्रीड एग्रीड, टुडे इज बैड नेटवर्क डे और कल होगा गुड नेटवर्क डे। टुमारो विल बी गुड नेटवर्क डे ना। चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 4, ई रोटेशनल फ्लो इज characterized by as one of in which the इरोटेशनल फ्लो का कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टराइज्ड एज द वन इन विच द। इरोटेशनल फ्लो के बारे में आप क्या बता सकते हैं, बताइए भाई। 4 का आंसर, 4 का आंसर बोलिए। चलिए नेटवर्क खराब है, बस करो उसको, तुम लोगों ने अब उसी पर डिस्कशन शुरू कर दिया। बैड नेटवर्क डे, खराब नेटवर्क डे। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ क्या सोल्यूशन होगा। बोलो भाई। हाँ, ई रोटेशनल फ्लो है ना, मतलब कोई रोटेशनल कंपोनेंट वहां पे नहीं होना चाहिए। नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स अबाउट देयर मास सेंटर रिमेन्स 0। नेट रोटेशन, देयर शुड नॉट बी एनी रोटेशन, there should not be any kind of rotation, there should not be any types of rotation, there should not be any elements of rotation, there should not be any cause of rotation, there should not be anything which can cause the rotation. Overall net force or net stress which can cause the fluid as rotational fluid, that should be 0.
So the net word is very important. Net rotation of fluid particles about their mass center is 0. Okay. बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट प्रीफर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हाईली फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी इन द एयर. हाईली फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी, बताइए कैसी वेलोसिटी है? हाईली फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है. क्या इसका आंसर होगा? हाईली फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है तो क्या आंसर होगा? ये इससे भी नापते वेलोसिटी ही है, इससे भी नापते वेलोसिटी ही है. ठीक है ना. पिटॉट ट्यूब, बहुत सारी जनता क्या करेगी ना, बहुत सारी जनता वो तो यही टिक करके चली जाएगी, यही सही है. बाकी जनता इस पे दिमाग लगाएगी तो इसको टिक कर देगी. यहां भी देखो एनीमोमीटर लिखा है, इस पे टिक कर देगी. यहां भी एनीमोमीटर लिखा है, इस पे टिक कर देगी. सब जगह तो एनीमोमीटर लिखा है. बट हाईली फ्लक्चुएटिंग अगर दिया हुआ है, हाईली अगर फ्लक्चुएटिंग दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? हॉट वायर एनीमोमीटर. हॉट वायर एनीमोमीटर. हॉट वायर में जो हॉट वायर होता है वो किसका होता है? बोलो. हॉट वायर में जो हॉट वायर होता है ये किस चीज का होता है? बताया है ना एक दो बार मैंने. किसका होता है बोलो? टंगस्टन का. किसका होता है? टंगस्टन का. हॉट वायर एनीमोमीटर. और ये जो हॉट वायर एनीमोमीटर है ये कैसा एनीमोमीटर है? ये सब चीजें मैंने क्लास में एक दो बार डिस्कस करी होंगी. ये कैसा एनीमोमीटर है? एडवांस टाइप. ये एडवांस टाइप एनीमोमीटर है ना. इसके अलावा एक और होता है ना, बेसिक टाइप. क्लास डिस्टर्ब हो गई शुरुआत में ना थोड़ा सा, नहीं बहुत अच्छा मोमेंटम बना था. ये एडवांस टाइप है. एडवांस टाइप की क्या खासियत होती है कि ये वेलोसिटी नापता है, वेलोसिटी नापता है, साथ ही साथ ये टर्बुलेंसी भी नापता है. टर्बुलेंसी भी नापता है. टर्बुलेंसी का कारण कौन सा होता है? शियर स्ट्रेस. तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पूछे जा सकते हैं. यू शुड प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द फ्लूइड मैकेनिक्स. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स यू शुड प्रिपेयर ऑल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. चलो ये सवाल लगाओ. यहाँ पे करेक्शन कर दिया, इस सवाल मैंने करेक्शन कर दिया है. अब लगाओ क्या इसका आंसर होगा. बताओ जरा क्या आंसर अच्छा होगा. मोबाइल. बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सिक्स का बी. अच्छा, बाकी लोग भी जवाब दे दें अपना. उनका जवाब क्या है भाई?
मोहित कह रहा है सर न्यू फोन लिया क्या? तुम लोग वहां से पहचान लेते हो, कैमरे में भी न्यू फोन। ठीक है। चलो, तो अगर रेक्टेंगुलर नॉच दिया हुआ है, वो मैं एक क्वेश्चन देखा था एक्चुअली फोन में, एक जैसे क्वेश्चन अभी आपको कराया ना प्रेशर मेजरमेंट वाला, उसी तरह का एक क्वेश्चन मुझे, मैंने दोनों क्वेश्चन का फोटो खींच लिया था। एक बुक में मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने उसका फोटो खींच लिया कि यार ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन लगे। एक तो वो वाला, एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन अभी और आपको करा रहा हूँ, उसी तरह का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट का ही क्वेश्चन है वो, किसी बुक में मेरे को दिखा तो मैंने सोचा कि मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, इसका तो 6 का ये आंसर होगा, बी आप लोगों ने सही बताया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जानते हो क्या आया है, जिसको मैं अभी सर्च कर रहा था। एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसे कोई फ्लूइड फ्लो है, कोई फ्लूइड फ्लो है, तो उसमें ना मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं क्या क्वेश्चन था। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बात हो रही है, किस पे बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बात हो रही है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या क्या पूछ रहा है? पहले में पूछ रहा है, पहले में पूछ रहा है कि प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। पहले में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या प्रेशर रिमेन्स द सेम रहेगा? दूसरे में कह रहा है कि शियर स्ट्रेस क्या रहेगा, क्या रिमेन्स द सेम रहेगा? तीसरे में डेंसिटी पूछ रहा है, और चौथे में नन ऑफ दिस दिया है। मान लो, बात को समझना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मान लो यहाँ पे कोई इस तरह से कोई फ्लूइड फ्लो, यहाँ पे फ्लूइड का एक फ्लो है, कोई फ्लूइड का वो है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में पूछ रहा है, और ये जो कुछ भी दिया हुआ है इट इज फॉर स्टैटिक फ्लूइड, इट इज फॉर स्टैटिक फ्लूइड। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कह रहा है नॉन जीरो है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू नॉन जीरो है। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो जाएगा ना। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट तो यहीं गलत हो जाएगा। शियर स्ट्रेस की वैल्यू नॉन जीरो तो रहेगी नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड है, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो रहेगी। कुल मिला के मैं समझाना ये चाह रहा था कि बताइए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको पता है प्रेशर तो नहीं बदलेगा ना, प्रेशर नहीं बदलेगा भाई। यहां से मान लो आपको मेजर करना है, तो जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां भी होगा, वही प्रेशर यहां भी होगा, वही प्रेशर यहां भी होगा। डेंसिटी क्या होगा? क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में डेंसिटी बदल सकती है क्या? बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में डेंसिटी बदल सकती है क्या? बताओ भाई। ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन ही पूरा आपके सामने डिस्कस कर दिया, तो मैंने ये बात बता दी। ये बात मैं आपको अगर न बताऊं तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को क्या था कि आपको ये आइडिया है कि नहीं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में डेंसिटी क्या होगी। इसको तुम हटा ही दो, अगर प्रेशर की अगर बात करो तो प्रेशर में तो नो चेंज होगा ना, नो चेंज होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। डेंसिटी में क्या होगा? is there any change in the density in the horizontal plane? If we are calculating the density, if we are observing the density, is there will be any change? डेंसिटी भी तो कांस्टेंट रहेगी ना। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो लेयर्स आपस में एक दूसरे को मूव नहीं करेंगी। डेंसिटी कांस्टेंट है तभी तो बराबर रहेगा, नहीं तो लेयर्स में तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा ना। बात समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। इट विल रिमेन द सेम। तो ये क्वेश्चन था, अभी मैंने देखा ये किसी एग्जाम में आया है, शायद यूपीपीएससी एई में आया है क्या। देखो, बहुत जितने भी एग्जाम लगे हैं ना बेटा, सारे के सारे एग्जाम क्लियर होंगे। अभी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई है एक दो दिन पहले। कहाँ पे आई है? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सीजीपीएससी में एई की वैकेंसी आई है। जो लोग बीटेक हों वो फॉर्म भर सकते हैं। 80 पोस्ट हैं शायद सिविल के लिए, मैकेनिकल का पोस्ट नहीं है इसमें शायद। सिविल के लिए 80 पोस्ट है शायद। इसमें है कोई सिविल से बीटेक? सिविल से कोई बीटेक हो तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी का आप फॉर्म भर सकते हो। 80 पोस्ट है, ठीक है ना। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भर सकते हो इस फॉर्म को।
अच्छी अच्छी वैकेंसी है, एई की वैकेंसी है सिविल वालों के लिए। और ये जान चलो कि 3-4 महीने में क्लियर होगा ये वाली वैकेंसी। हाँ, एई की ही है। अगर आपने बीटेक किया हो तो आप इसको भर सकते हैं। ओनली सिविल ही है शायद। तुम लोगों ने चेक किया था नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन देखा होगा आप लोगों ने। ओनली एई की है। तो अच्छा है। मुझे लगता है कि 3 मंथ के अप्रॉक्स समय आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हो इसका। इसका एग्ज़ाम दे दीजिए। जो सिविल के बच्चे हों, जो बीटेक हों, वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू है डायरेक्ट, प्री के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू है, शायद मेंस नहीं है ना? चेक किया आप लोगों ने? प्री के बाद शायद डायरेक्ट क्या है, इंटरव्यू है। डायरेक्ट इंटरव्यू है, मेंस नहीं है शायद इसमें। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। आज का टाइम जो है वो काफ़ी कुछ इंटरनेट डिस्टर्ब होने के कारण डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं है। हम लोग मैकेनिकल वाली क्लास शुरू करते हैं अब थोड़ी देर में, जस्ट 2 मिनट में। मैं ये कहना चाह रहा था ना, क्योंकि थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं आपको कुछ अदर चीज़ें बता दूं कि जो मैं कहना चाह रहा था कि जो आपकी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी की, जेई वाली जो वैकेंसी है, और अभी वैकेंसीज और भी अनाउंस होने को जा रही हैं। जल निगम में वैकेंसी आने वाली है, तय है, आएगी आएगी। लोक सेवा आयोग भी कुछ वैकेंसी निकालने वाली है, जो भी अंदर की सूचनाएं हैं पता चलती रहती हैं। इसके अलावा जल निगम में वैकेंसी आएगी, लोक सेवा आयोग के थ्रू ही हो सकता है आए। इसके अलावा जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसीज आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि इलेक्शन जो है सर पे है, और जो आपके पास अच्छा मौका है कि आप अभी क्लियर कर लो। नहीं तो दोबारा जब फिर इलेक्शन होगा ना, तब फिर वैकेंसी क्लियर होगी। बात समझ पा रहे हो ना? तो अच्छा मौका है, बल्कि बहुत अच्छा मौका है। ये वैकेंसीज आप क्लियर कर लीजिए। आज क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, फ्लूइड मैकेनिक्स वाली, जो लोग सिविल के बच्चे हैं। अब आज मैं डिस्कस आगे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय भी नहीं है। मैकेनिकल वाले भी थर्मोडायनामिक्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हाँ, खुफिया सूत्रों से पता चलता रहता है। तो खैर, ये मेरे को कहना था आपसे। बार बार मैं जैसे कहता हूँ कि ना, अपने साइड से पूरा एफर्ट आप कर लीजिए। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो बड़ा बात की बात है। आपको पछतावा ना हो कभी ना कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं किया, नहीं आपका हो सकता था। ठीक है। और चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। कोविड के समय पे आप समझिए, कंपटीशन कोविड के समय पे थोड़ा डाउन ही हुआ है। कोई कहीं जा नहीं पा रहा, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, नहीं एग्ज़ाम दे पा रहा। जो एक लय बना था ना पढ़ाई लिखाई का, चीज़ों का, हर एक चीज़ का एक लय बना था। एक दुनिया बड़ी ना तारतम्य से चल रही थी ना, बड़ी लय से चल रही थी। वो लय कहीं ना कहीं भंग हो गई है कोरोना के कारण। तो मेरे हिसाब से तो कंपटीशन कोविड के समय पे, कोरोना के दौर में कंपटीशन निकालना आसान है थोड़ा सा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो उनके यहाँ कोई समस्या अगर है तो सही से नहीं एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा मौका है, ट्राई करिए और एग्ज़ाम निकाल लीजिए। खैर, अभी सिविल के बच्चों से मैं विदा लेता हूँ। और आज मैकेनिकल वाली क्लास में भी कितना समय है? 5 मिनट का समय है। 5 बातें अब आज नहीं बताएंगे, आज कल बताएंगे 5 बातें। 5 बातें क्या है ना बेटा, कि 5 बातें बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे 5 बातें जब बताएं तो हर बात पे डिस्कशन करें। एक बात पे डिस्कशन कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का लेंगे, तो पांचों बातों पे 15 मिनट, तो अगली 5 बातें फिर 15, तो 20-25 मिनट का समय चाहिए ना। हाँ, 5 बातें आज नहीं, 5 बातें कल। ठीक है। आज तुम लोग शुरुआत में बताए नहीं, नहीं तो इंटरनेट आज भंगने होता, टूटता ही ना कनेक्शन। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, जो सिविल के बच्चे हैं वो भी अपने रिवीजन करें। अब मैं मैकेनिकल की क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो सिविल वालों से विदा लेता हूं। मैकेनिकल वाले जुड़े रहेंगे, उनके लिए थर्मो की क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके, चेंज कर दीजिए।
चलिए भाई, तो थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी आज डिस्टरबेंस रही इंटरनेट के कारण फ्लूइड मैकेनिक्स वाली क्लास में, खैर कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस तो चलता रहता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हम लोग करते ही हैं हमेशा। कल जो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लास चल रहा था ना, अभी कॉन्सेप्ट क्लास कल नहीं रहेगा। हम लोग संडे को जो क्लास लेंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्लास को और नए तरह से डिजाइन करने का हमारा प्लान है। तो कल जैसे क्लास चलती है वैसे ही चलेगी, क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे आपको। बात समझ में आया? चलिए बच्चों, एडियाबेटिक बाउंड्री किसे कहते हैं? एडियाबेटिक बाउंड्री किसे कहते हैं? जो हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है, जो हीट ट्रांसफर को परमिट करता है, जो वर्क ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है, जो वर्क ट्रांसफर को परमिट करता है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताइए? फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? एक बात देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी एडियाबेटिक शब्द आता है ना, जहां भी एडियाबेटिक शब्द आता है, जहां भी एडियाबेटिक शब्द आता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां भी एडियाबेटिक शब्द आता है निश्चित रूप से वहां पे नो हीट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? नो हीट ट्रांसफर। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट वर्क ट्रांसफर एग्जिस्ट। हीट ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन वर्क ट्रांसफर होगा। वर्क ट्रांसफर होगा, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। और जो वर्क ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है? P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। तो एडियाबेटिक बाउंड्री वो कौन सी बाउंड्री है? जो प्रिवेंट करती है हीट ट्रांसफर को। बात समझ में आ रहा है? और एडियाबेटिक अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो तो उसी को आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। ये बात आपको पता है ना? एडियाबेटिक जो है वो आइसेंट्रोपिक क्यों हो जाता है? बोलो भाई। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें और इसमें अगर कहीं लिखा हो आपके सामने रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक। क्यों बोलते हैं आइसेंट्रोपिक? बोलो भाई, क्यों बोलते हैं आइसेंट्रोपिक? क्योंकि dq इज इक्वल टू क्या होता है? t इंटू डी एस। बोलो भाई, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाई टी। एडियाबेटिक है तो ये जीरो हो जाएगा, तो 0 बाई टी हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। जब ds जीरो हो गया तो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू जीरो हो गया, s2 बराबर s1 हो गया, या s बराबर कांस्टेंट हो गया। यानी प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक। आइसेन मतलब कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक माने कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? सारी चीजें हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए? चलिए इसको मैच कराइए, इसको मैच कराइए जरा, इसको मैच कराइए। क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा बताइए? एक किससे मैच करेगा देखिए जरा, एक किससे मैच करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फैन, ये तो ओपन सिस्टम है। सेंट्रीफ्यूगल फैन क्या है? ओपन सिस्टम है। यानी ए किससे मैच कर रहा है? 1 से। बी किससे मैच करेगा? बी किससे मैच करेगा? कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम किससे मैच करेगा बताओ भाई? तू बोलो किससे मैच करेगा? कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम किससे मैच करेगा? बोलो, कंट्रोल वॉल्यूम क्या करेगा? अच्छा चलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहले कर लेते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी सी किससे मैच कर रहा है? 4 से।
और डी किससे मैच करेगा? डी किससे मैच करेगा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? डी किससे मैच करेगा? बोलो माइक्रोस्कोपिक। अब देखो दो दो बचा है, बी और डी, कैसे मिलाओगे? बताओ भाई, मिला के बताओ, बी और डी बचा है, कैसे मिलाओगे? बी और डी दो बचा है, ए तो मिल गया 1 से, सी मिल गया 4 से, यानी ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब बचा है आपका ए भी हो गया और क्या हो गया? सी भी हो गया, इधर ये हो गया। कंट्रोल वॉल्यूम किससे मिलेगा और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? बोलो। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब बी, बोलो बी किससे मिलेगा? बी किससे मिलेगा? फिलिंग अ टायर एट ए स्टेशन, बी क्या थर्ड से मिल जाएगा? बी क्या थर्ड से मिल जाएगा? और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डी किससे मिलना चाहिए? डी मिल सकता है इससे। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? इसमें कहीं दिया हुआ है 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, सी होना चाहिए आंसर। क्या लग रहा है आप लोग को? बोलो भाई। एनी अदर आंसर? इसके अलावा कोई विकल्प किसी को समझ में आ रहा हो? बोलो भाई, बताइए। सही है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही करेक्ट है। अगर आपसे कोई संशोधन हो तो आप बता सकते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़े। आगे फिर देखो मैचिंग है। मैचिंग वाले क्वेश्चन ना घुमाते हैं अच्छा तरह से आपको ना, और यही तो फायदा है ना, मैचिंग वाले क्वेश्चन करने का यही तो फायदा है कि आपको ना थोड़ा सोचने पे आप मजबूर होते हैं। हाँ, ये भी देखो अच्छी बात कहा रोहित ने। रोहित कह रहा है अच्छी बात कि सर ये वाला दोनों पकड़ लीजिए, बाकी खुद ही मिल गया। देखो एक इसमें तो कंफर्म है कि ए का 1 होगा, और इसमें भी कंफर्म है आपका ना सी का 4 होगा। अब ए का 1 और सी का 4 कहाँ कहाँ दिया है? देखो ए में देखो 1 यहाँ दिया है, सी में 4 यहाँ है, और इसके अलावा ए में 1 यहाँ दिया है तो सी में 4 नहीं दिया है। तो आप ना तर्क के साथ भी लगा सकते हैं सी ऑप्शन। इसमें आप कंफर्म है ना? बोलो यार, इसमें आप कंफर्म है कि ए का 1 होगा, सी का 4 होगा। तो देखो ए का 1 और सी का 4 ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, एंड दैट ऑप्शन इज कैट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं इसको किस तर्क से आपको लगवाना चाह रहा हूं? मैं एग्जाम हॉल में नहीं बैठूंगा, आप बैठोगे ना, और आप बैठोगे एग्जाम हॉल में, आप फंसोगे एग्जाम हॉल में, उस टाइम दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। बात पकड़ में आया ना? जब नहीं समझ में आएगा तो वहां पे ना सर जी नहीं रहेंगे, सर जी की बातें याद रहेंगी कि दिमाग लगाया जाए, जुगाड़ लगाया जाए। और आप इंडिया से हैं, आप तो जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसका पासवर्ड लिख दीजिए जीटी पांडे, मेरे को याद रहेगा। नहीं, अच्छा भी है। चलिए 3 में आए। 3 बताओ क्या होगा? 3 का आंसर बताया कुछ लोगों ने, 3 का कुछ लोगों ने आंसर बताया। कोई बी कहा क्या आंसर, कोई सी भी कह रहा है, समीक्षा डी कह रही है। अच्छा डी कह रही है। 3 लगाओ तुम लोग, क्या होगा? मरकरी इन ग्लास। मरकरी इन ग्लास किससे मैच करेगा? ए किससे मैच करेगा बताओ? ए किससे मैच करेगा? मरकरी इन ग्लास ये लेंथ से मैच करेगा, यानी ए मैच करेगा 2 से, ए मैच करेगा 2 से। कांस्टेंट प्रेशर गैस यानी बी किससे मैच करेगा? इसका जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं तुम लोग? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जानते हो? समझा दें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, पहले समझो। देखो लिस्ट जो है ना, लिस्ट क्या बना है, इधर थर्मामीटर की लिस्ट है, इधर क्या है, थर्मोमीटर की लिस्ट है, और इधर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की लिस्ट है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको देख करके, जिसको हम मेजर करके हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। टेम्परेचर को डायरेक्ट देख करके ना आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? टेम्परेचर को डायरेक्ट देख करके आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी होगी, उसमें चेंजेस होंगे, उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली आप बताएंगे कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। बात पकड़ में आ रहा है? तो ए का 2 से मिल गया। कांस्टेंट प्रेशर गैस में
प्रेशर नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर तो है ही है। अगर इसमें प्रेशर में चेंज ही नहीं हुआ तो आप फिर कैसे जानेंगे कि कितना थर्मामीटर में रीडिंग आ रही है? तो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कहीं दिया है, हाँ 1 हो जाएगा। 2 1 कहीं दिया है, देखो केवल 2 हमने लगाया है। अगर जैसे ज्यादा सवाल आ रहे हो ना, ज्यादा सवाल आ रहे हो, देखो हमने केवल 2 लगाया है, पहले का ए, दूसरे का ए का 2 1 2 1, ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां है। डी हमारा आंसर हो गया। हमने सी और डी चेक ही नहीं किया, सी और डी को हमने चेक ही नहीं किया, हमने केवल 2 ऑप्शन देखा और आंसर लगा दिया। ऐसा हमेशा मत करिएगा। एग्जाम हॉल में अगर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जिन्हें जल्दी जल्दी लगाना है तो कर सकते हो। हाँ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी कांस्टेंट एट ऑल, ये मेरा स्टेटमेंट है क्या शायद? हाँ, क्यों समीक्षा, समझ में आया ना? तो इस तरह से काम करना है हमें। चलो भैया, क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? बड़ा बवाली प्रोसेस है, क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। द प्रेशर इन अ सिस्टम, क्या होना चाहिए प्रेशर? अच्छे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं आज से थर्मोडायनेमिक्स में, देख रहे हो ना? अच्छे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, हर क्वेश्चन घुमाएगा। अब हर क्वेश्चन घुमाएगा, कुछ नया सिखाएगा, नए प्रोसेस के बारे में सिखाएगा, कुछ नई बात सिखाएगा। बोलो, अच्छे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं। बताओ, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में प्रेशर क्या होगा? क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में प्रेशर क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वेरीज विद टेम्परेचर होगा, इज एवरीवेयर कांस्टेंट एट एन इंस्टेंट, इंक्रीज इफ वॉल्यूम इंक्रीज। बोलो क्या होना चाहिए? क्या इसका आंसर होना चाहिए? जब तुम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता तुम शांत होते हो कि जवाब ही मत दो, गुरुजी खुद बताएंगे। अभी मैं बता दूंगा तब देखो सब बताएंगे, बी पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा द प्रेशर इज एवरीवेयर कांस्टेंट एट एन इंस्टेंट। इस बात में ना पूरा एक किताब लिखी जा सकती है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स के बड़े बड़े प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। धीरे धीरे ये सारे प्रिंसिपल समझ में आएंगे। ये जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है ना, कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। क्वाजी इक्विलिब्रियम या क्वाजी स्टैटिक पूरी थर्मोडायनेमिक्स ही उस पर डिपेंड है भैया। पूरे थर्मो में जो टॉपिक पढ़ते हैं, जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज क्वाजी स्टैटिक। तो धीरे धीरे इसकी आपको जानकारी मिलना शुरू होगी। चलिए 5 देखिए, आइस केप्ट इन अ वॉल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम। बताइए क्या इसका आंसर होगा? एक तो इसमें ट्रिक बताएं, एक तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इतनी सिंपल है। अच्छा, ट्रिक सिंपल होनी चाहिए। कुछ लोग की ट्रिक ना सामान्य तरीके से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कुछ लोग का जो ट्रिक होता है वो जो सामान्य तरीका है सॉल्व करने का, वो उससे भी कठिन उनकी ट्रिक होती है। कहते हैं ट्रिक पढ़ लो। तो पहली बात तो देखो, ट्रिक विक पे मैं बहुत विश्वास नहीं करता हूं। ट्रिक वो पढ़ते हैं जो आलसी और कामचोर लोग होते हैं। पूरा पढ़ो, डिटेल्ड पढ़ो। जब आप डिटेल्ड पढ़ते हो तो ट्रिक आपसे खुद निकल के आता है। जैसे मेरा ट्रिक क्या है? मेरा ट्रिक यहां ये है कि कहीं पर अगर इंसुलेटेड वर्ड दिख भर जाए, कहीं पर अगर इंसुलेटेड शब्द दिख भर जाए और परीक्षा में खत्म होने में 10 मिनट बचे हों, 5 मिनट बचे हों और जल्दी से निकलना हो, आपको आंसर टिक मारना हो फटाफट, बस देखना भी नहीं आंसर, तो भैया इंसुलेटेड को देखते ही टिक लगा देना आइसोलेटेड में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तब आएगा जब आप पहले डिटेल में खूब पढ़ लो, उसके बाद ट्रिक भी इस्तेमाल कर लो। कोई क्वेश्चन छूटा जा रहा था, उसको पकड़ लिया आपने तो अच्छी बात हो गई, लेकिन कोई क्वेश्चन आपने ट्रिक के चक्कर में गलती कर दिया तो बड़ी खराब बात है। बोलो, अगला क्वेश्चन देखो, शायद ऐसा ही है, कोई अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम? बताइए निम्न में से ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन से हैं? विच सिस्टम इज ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम? बताओ। अब सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तुम लोग ये सब तो जान ही चुके हो। ओपन सिस्टम होता है,
क्लोज सिस्टम होता है। अच्छा एक बात बताओ, सब मैकेनिकल वाले ऑनलाइन हैं, बताओ, चलो पोल पोल कराते हैं, स्टूडेंट पोल। संडे को तुम लोग क्या पढ़ना चाहते हो? संडे को क्या पढ़ना चाहते हो? कौन सा सब्जेक्ट? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दें? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दें? थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना चाहते हो? कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास ले लें, कोई कॉन्सेप्ट क्लास ले लें, या फिर टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज ले लें? चलो बताओ क्या चाहते हो तुम लोग। और अगर कॉन्सेप्ट क्लास ले लें तो कौन सा टॉपिक, क्या नहीं समझ में आता है? और अगर टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। संडे बोले तो कल स्टूडेंट पोल, छात्रों की बात छात्रों के द्वारा, मोदी जी की तरफ मन की बात हो गई, स्टूडेंट की मन की बात, क्या चाहते हो? जिस पे बहुमत ज्यादा होगा वही करूंगा मैं, जिस पर बहुमत ज्यादा होगा वही मैं करूंगा। लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट क्लास लिख रहे हैं सामने टॉपिक भी लिखे तो और अच्छा होगा। जिस पे बहुमत ज्यादा होगा वही करूंगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही करूंगा। तब तक सवाल लगाओ, सवाल भी लगाते रहो ना। 6 का आंसर बताओ क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लास 1, कॉन्सेप्ट क्लास 2, कॉन्सेप्ट क्लास बहुत पीछे चल रहा है ताजा रुझानों के अनुसार। कॉन्सेप्ट क्लास कई सारे मतों से पीछे चल रहा है। टॉप 50 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी बढ़त हासिल है। अभी कुछ और पेटी खुलेगी तो मालूम होगा। मैं संडे की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैटरडे। सैटरडे एज इट इज क्लास होगी, चलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट संडे। टॉप 50 क्वेश्चन भारी मतों से विजयी होने वाला है मुझे लगता है। बताओ भाई, ओपन सिस्टम कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। बहुत अच्छे। तो 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, आप लोग जानते ही हो। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर बताओ, 7 का आंसर बताओ। कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग को ना, कुछ लोग को कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए और कुछ लोग को टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए। और कुछ इतने प्यारे बच्चे हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। वो संत महात्मा टाइप के लोग हो गए हैं, संतृप्त हैं, जीवन उनका संतुष्ट है। सर आप जो करा देंगे सर, हम खुश हैं सर। वो कुछ जवाब ही नहीं देंगे। नहीं, अभी जो निर्दलीय हैं जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है उनका भी तो वोट आने दो। उनका भी वोट ही नहीं आया। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है भाई? कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? हम जब अपने सिस्टम की एनालिसिस करते हैं तो हम यहां पर सिस्टम की एनालिसिस के लिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले करके, फोकस्ड हो करके, इस पे हम कंसिडरेशन करके हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। इस वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं और इस सरफेस को कंट्रोल सरफेस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल सरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम है? नहीं। क्लोज सिस्टम है? नहीं। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस? नहीं। A fixed region in space where mass, heat, work can cross the boundary of that region. The correct option should be D part. चलो बताओ भाई, तुम लोग अभी कुछ ना क्लैरिटी पे नहीं आए कि टॉप 50 क्वेश्चन करोगे कि वो करोगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और आप गलती करके आते हैं। आप जाते हैं एग्जाम में गलती करके आते हैं क्योंकि आपको ए भी सही लगता है, बी भी सही लगता है, सी भी सही लगता है, डी भी सही लगता है। बल्कि कई बार तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं कि क्यों आप कौन सा आंसर लगा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कोई कॉन्सेप्ट बताओ ना समझ में आता हो, एंट्रोपी ना समझ में आता हो, प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम ना समझ में आता हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन ना समझ में आता हो,
एंट्रोपी जनरेशन न समझ में आता हो, एंट्रोपी ट्रांसफर न समझ में आता हो, क्लासियस इनइक्वालिटीज न समझ में आती हो, अवेलेबिलिटी न समझ में आता हो, अनअवेलेबिलिटी न समझ में आता हो, आइडियल गैस इक्वेशंस न समझ में आती हो, आइडियल गैस इक्वेशंस के सारे फॉर्म न समझ में आते हो, हीट इंजन और हीट इंजन न समझ में आता हो, या फिर हीट पंप न समझ में आता हो, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ न समझ में आता हो, बताओ क्या पढ़ना चाहते हो? खुला ऑफर है, पूछ लो जो पूछना हो। जब भी हम सिस्टम की डेफिनेशन पे बात करें ना बेटा, एक शब्द यहां सारा गेम सेट कर दे रहा है, उस शब्द का नाम है आइडेंटिफिएबल। क्या नाम है? आइडेंटिफिएबल। ऐसा नहीं कि ए पार्ट गलत है, ए भी सही है। सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ any defined space, any defined region in space. If you defined a region in space, this is system. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या बुराई है इनमें? बिल्कुल सही है। It is a specified mass in a fluid. ये भी सही है, भी गलत नहीं है। अगर आप यहां पे एक पर्टिकुलर मास लेते हैं, ये भी सही है। मास भी अगर लेते हैं, ये भी सिस्टम की परिभाषा है। इज अ स्पेसिफाइड रीजन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी सही है। यहां आपने एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, ये भी सही है। बट द वर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी इन द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम इज आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल। जो सिस्टम आपने लिया है ना बच्चों, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। किस चीज का आपने सिस्टम लिया है ना, उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए, तब तक सिस्टम डिफाइन नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि टू बॉयज, अगर मैं आपसे बोलूं टू बॉयज आर सिटिंग देयर, क्या बोला मैंने? टू बॉयज आर सिटिंग देयर। क्या बताओ, जो दो लड़के बैठे हैं, अगर मैं उनको घेर दूं तो बताओ ये दो लड़के हैं, यानी मास फिक्स हो गया। बोलो यार, कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। बात समझ में आए तो थम्स अप करके बताना। क्या एरिया फिक्स है? एरिया या स्पेस, कहीं पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी फिक्स है। तो सिस्टम डिफाइन हो गया? नहीं डिफाइन हुआ। सिस्टम डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि जो दो लड़के हैं ना, उनकी आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है। अभी यहां पर ना आइडेंटिटी की कोई बात नहीं हो रही है। जब तक आइडेंटिटी की कोई बात नहीं होगी, तब तक सिस्टम देखा जाए तो सही तरह से डिफाइन नहीं है। सिस्टम कैसे डिफाइन होगा? फिर सिस्टम कैसे डिफाइन होगा? सिस्टम तब डिफाइन होगा बच्चों, जब हम यहां आइडेंटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम इसकी पहचान की बात करेंगे, हम इसके आइडेंटिटी की बात करेंगे। अगर वो दो बच्चे, अगर मैं बोलूं द टू बॉयज आर सिटिंग देयर एंड वॉचिंग द मूवी, इसका मतलब बच्चे सिनेमा हॉल में हैं। द टू बॉयज आर सिटिंग देयर एंड वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर, इसका मतलब सिस्टम कैसा है? वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम थिएटर का सिस्टम है, यानी वो सिनेमा हॉल है। मैं अगर बोलूं कि टू बॉयज आर सिटिंग देयर एंड अ टीचर इज टीचिंग दीज टू बॉयज, अर्थात वो सिस्टम किसका है? फिर वो सिस्टम क्लासरूम बन गया। बोलो, डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? दो बच्चे बैठे हैं, इससे सिस्टम नहीं डिफाइन हो रहा। मास और स्पेस लेने से सिस्टम नहीं डिफाइन होता है। सिस्टम की आइडेंटिटी क्या है? वो दो लड़के क्या कर रहे हैं? अगर वो दो लड़के यहां क्लास थिएटर में बैठे हैं तो वो मूवी एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो दो लड़के क्लासरूम में हैं तो वो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट होना या उनका मूवी एंजॉय करना, ये उनकी आइडेंटिटी है। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं डिफाइन करी है तो फिर आपने सिस्टम सही तरह से डिफाइन नहीं किया है। सो आइडेंटिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर नहीं लिखा है, मान लो यहां ना लिखा होता, अगर यहां ना लिखा होता तो क्या ए या बी सी सही होता? सब सही थे फिर तो। अगर नहीं लिखा होता तो डी को हम आंसर ना बनाते, लेकिन अगर आइडेंटिटी वर्ड लिख दिया गया तब डी ही सही आंसर होगा। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चों, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ। देखो, दीपक मेरा कितना प्रचार करता है, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं करते हो। हमेशा क्लास में बोलता है गाइस एवरीवन लाइक एंड शेयर द वीडियो। जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, जेन्युइन मेहनत, कोई फर्जी की बात नहीं। जो कर रहे हैं वो दिख रहा है सामने आपको।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर। एक बार बच्चा ना जब इस क्वेश्चन को देखता है तो एक बार तो डर जाता है कि अरे यार इसका तो आंसर ही नहीं दिया है। क्या डरता है? इसका आंसर ही नहीं दिया है, क्योंकि वो क्या कहता है, कह रहा है सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, कह रहा है सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? यूनिवर्स। अब बच्चा क्या खोजेगा कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट में काश उसको ए पार्ट में यूनिवर्स दिख जाए, ए में ना दिखे तो बी में दिख जाए, बी में ना दिखे तो सी में दिख जाए, और अत्याचार की हद न करी जाए, डी में तो दिख ही जाए। वो खोज रहा है, वो खोज रहा है यूनिवर्स मिल जाए, खास यूनिवर्स मिल जाए, और कहीं यूनिवर्स दिया नहीं है। बच्चे की पीड़ा समझिए, बच्चा का कॉन्फिडेंस डाउन। बच्चे को लगा कि हाय राम, मेरा भाग्य ही इतना क्यों खराब था, मेरे ही नसीब में क्यों लिखा था ये होना कि क्वेश्चन आया तो आंसर ही गलत दिया हुआ है। लेकिन बच्चे के साथ समस्या क्या थी? बच्चे ने जीडी पांडे सर से थर्मो नहीं पढ़ा था। पढ़ा होता तो समझता। क्या समझता? कि कई बार ना चीजें घुमा टहला के दी जाती हैं, सीधे सीधे नहीं दी जाती हैं। कौन कह रहा है? बेबी। अच्छा, बेबी जो कह रहा है सही कह रहा है। काश यूनिवर्स मिल जाए। हाँ, यूनिवर्स तो नहीं दिया है, लेकिन यूनिवर्स का एक एग्जाम्पल पता है? इसी क्लास में हम बताए थे एग्जाम्पल क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम कहो चाहे यूनिवर्स कहो, बात तो एक ही है। तो करेक्ट आंसर शुड बी आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? तर्क वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्टेट की परीक्षाओं के पसंदीदा प्रश्न हैं। एंड थिंग्स आर चेंजिंग माय डियर्स, थिंग्स आर चेंजिंग। बच्चा आप तो पढ़ रहा है। कल मैं यूट्यूब पे ऐसे ही शाम के वक्त मैंने ऐसे ही चला दिया था, कोई एक टीचर पढ़ा रहे थे, कोई वो पता है पिछले साल की ना एनालिसिस करवा रहे थे। पिछला पेपर में क्या आया था भैया, जो पिछला आया था वो अब की नहीं आएगा। बात समझे ना? पिछला वाला अप्रोच क्या था, अब की ये अप्रोच नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि ऐसा है, देखो कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, इस तरह से मान लो कुल 12 सब्जेक्ट हैं या 15 सब्जेक्ट हैं। लोग एनालिसिस क्या कर रहे हैं, इससे 20 क्वेश्चन आया था, इसको पढ़ लो खाली, इससे 40 आया था, इसको पढ़ लो, 60 तो ऐसे ही हो गए। अब बताओ मुझे, अगर सब्जेक्ट नंबर 10 से इस बार 20 आ गया, सब्जेक्ट 11 से 40 आ गया, तब बताओ जवाब कौन देगा? या फिर किसी ने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है यूपीटीपीएससी वालों ने कि हम जैसे पूछते हैं वैसे पूछें, तो निश्चिंत रहो तुम लोग। कहीं रिटर्न में दिया है क्या उन्होंने? उन्होंने सिलेबस दिया है, डिफाइन किया है सिलेबस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और वो बेवकूफ है कि एक से पूछ लेंगे, वो फिर पूछेंगे ऐसे ही, किसी से ज्यादा किसी से कम, लेकिन किससे पूछेंगे पता थोड़ा ही है। बात समझ में आया ना? क्या करना पड़ेगा? सब पढ़ना पड़ेगा। सब कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट को पढ़ करके ना अगर आप जा रहे हैं और आप प्रीटी कॉन्फिडेंट हैं, अरे भैया हम तो फोड़ के आएंगे, नहीं फोड़ के आएंगे, बल्कि कुछ नहीं कर पाएंगे आप। एक सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जाना है, पूरा पढ़ के जाना है। कुछ भी पूछे ताकि आप करके आओ। मुझे ये पॉलिसी आज तक नहीं समझ में आई। अवनीश कुमार, बेटा सिविल इंजीनियरिंग की क्लास 1 बजे से लेके 4 बजे तक होती है। 1 से 2 आरसीसी, 2 से 3 सॉरी 1 से 2 सॉइल मैकेनिक्स, 2 से 3 आरसीसी, 3 से 4 फ्लूइड मैकेनिक्स। ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि आप एक चैप्टर पढ़ के कोई कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको पसंद आती है क्या? आपको ऐसा लगता है कि केवल फ्लूइड पढ़ लिया, केवल थर्मो पढ़ लिया, केवल सोम पढ़ लिया, केवल आरसीसी पढ़ लिया, केवल सॉइल पढ़ लिया, केवल बीएमसी पढ़ लिया और कंपटीशन निकल जाएगा? आपको लगता है क्या ऐसा? चलिए बताइएगा लगता हो तो। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खास तौर पे स्टेट की परीक्षाओं में। स्टेट वाले ना चेक करना चाहते हैं कि आप कितने कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, साथ साथ आप कितने क्विक हो।
कैसे आप फट से कर लेते हो? अवनीश, ये थैंक यू आपका तब एक्सेप्ट होगा जब आप कल क्लास में दिखोगे। 3 से 4 मैं पढ़ाऊंगा, दिखना, उसके पहले सर लोग की क्लास में दिखना, ठीक है? चलिए, क्लासेस करिए, आपके फायदे की चीज है, आपके लिए है। बस हमारा इतना है कि आप लाइव आके करेंगे तो हमें मजा आएगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी होता क्या है? इंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। कई बार हमने मेनी टाइम्स हैव डिस्कस्ड कि इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। नो सर, सब पढ़ना है के बाद भी नहीं निकल पाता है। करेक्ट बात कही। जो सब पढ़ के जा रहे हैं उनका तो निकल नहीं रहा। तुम अलग फंडा बताए पढ़े हो, ये पढ़ लो, बिल्कुल जादू है। ये पढ़ा नहीं कि एग्जाम निकला, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा खुद नहीं निकला। ऐसे लोग पढ़ाने लगे हैं जिन्होंने खुद कोई एग्जाम नहीं निकाला, इसीलिए बच्चों का नहीं निकल रहा है। दे डोंट नो what should be the strategy of cracking an examination. There is a proper strategy, there is a strategical part. तो पूरा पढ़ना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बात समझ में आया ना? क्या आंसर इसका होगा? वही होगा जो एनर्जी का होता है, ml² t के पावर -2। आई थिंक इट शुड बी सी पार्ट, ठीक है? तो बच्चों, फ्लूइड वाली क्लास कवर हो गई। थर्मो वाली क्लास में थोड़ा सा जल्दी आपको लगातार छोड़ रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं चल रहा है। खैर, अब मैं रिकवरी पे हूं, काफी ठीक हो चुका हूं। आज मेरी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि मैं अब ठीक लग रहा हूं। तो मैं 1-2 दिन ये आपसे इजाज़त और चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, क्लासेस को ज़्यादा लंबा ना खींचूं, क्योंकि बोलते समय ना बड़ी ऊर्जा का व्यय होता है, ठीक है ना? बड़ा बोलते समय बड़ी ऊर्जा निकलती है। तो थोड़ी सी मैं ऊर्जा को संचित करना चाहता हूं, ताकि 1-2 दिनों बाद फिर मैं फुल फ्लेज में आ जाऊंगा। ये प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस आपका निभाया जाएगा कि आपकी क्लास जो 3 से 4 है वो FM की क्लास होगी, और 4 से 5 की पूरी क्लास थर्मो की होगी। स्वास्थ्य पूरी तरह से न ठीक होने के कारण थोड़ी सी पहले मैं क्लास को छोड़ देता हूं, और मेरे जो साथी हैं शिवेंद्र सर, वो इस क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैकेनिकल वालों को कहीं जाना नहीं है, आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी विद द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ मेटल फॉर्मिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो आप बोलते हैं ना। कुछ लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, कुछ लोग मेटल फॉर्मिंग बोलते हैं। तो प्रोडक्शन या मेटल फॉर्मिंग वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी। शिवेंद्र सर स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो आपके अब कैमरे की स्क्रीन पर भी आने वाले हैं। अब मैं आपसे विदा लूंगा। कल फिर आपसे 3 बजे मुलाकात होगी विद द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर 4 बजे मुलाकात होगी विद द स्टैंडर्ड, ब्यूटीफुल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।